गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन की हम बात करें। ठीक है बेटा, कोऑर्डिनेशन हम डिस्कस कर चुके थे इससे पहले वाली वीडियो में कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है, और इस टॉपिक में हमने पढ़ना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन है क्या। ठीक है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती क्यों है, इसकी नीड क्यों होती है, इसके महत्व क्यों है, क्या है कोऑर्डिनेशन की नीड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं ग्रोथ इन साइज़। ग्रोथ इन साइज़ का मतलब कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है उतने ज़्यादा हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। ग्रोथ इन साइज़ का मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी ज़्यादा होगा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। ठीक है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज़ होते चले जाते हैं, और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ वर्कर्स होंगे, उतने ज़्यादा हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि उनसे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आसानी से अचीव करा सकें। ठीक है बेटा, तो ग्रोथ इन साइज़ का मतलब कि जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बढ़ती चली जाती है, ऐसे जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बढ़ती चली जाती है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उतने ही ज़्यादा स्टाफ हो जाता है, उतने ज़्यादा वर्कर हो जाते हैं। डिफरेंट लेवल का मैनेजमेंट भी हो सकता है, इसमें वर्कर भी हो सकते हैं, 4th क्लास एम्प्लॉयज़ भी, हर कोई इसके अंदर आता है। तो जितना ज़्यादा स्टाफ होगा उतनी ज़्यादा हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा, जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, उतनी अच्छी ही वो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाती है। ठीक है बेटा, तो ग्रोथ इन साइज़ के हिसाब से भी कोऑर्डिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन के उतना ही कोऑर्डिनेशन भी चाहिएगा हमें, उतने ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि हम पढ़ चुके हैं कि जितनी तो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो वो हर एक डिपार्टमेंट को, क्योंकि वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़े लेवल पे उनमें प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वो हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, या फिर किसी को कोई परचेज डिपार्टमेंट बना दिया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग बना दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर वो काम को डिवाइड कर देती है ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट के हेड जो होते हैं उनका काम क्या होता है कि अपने, जैसे फाइनेंस के डिपार्टमेंट है, उसका हेड है, उसके हेड का काम क्या होता है कि अपने फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी काम हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से करना, और इसके साथ में जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं इसके काम करने वाले हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके और अपने जो मेन फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना। परचेज डिपार्टमेंट है, तो जिस तरीके से वो रॉ मटेरियल परचेज करके लेकर के आ रहा है, तो अपने जितने भी सबऑर्डिनेट हैं उनको कोऑर्डिनेट करके उस काम को बहुत अच्छे से करना। तो सब डिफरेंट डिपार्टमेंट का अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उसको करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये मान के चला जाता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है उनका काम सिर्फ अपने डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग होता है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इन सबको मिला करके होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंस डिपार्टमेंट भी, परचेज डिपार्टमेंट भी, या जितने भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सब उस एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो सिंगल एक ही होता है कि जो भी है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कि सेल को बहुत बढ़ाना है, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इन सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं इन सबको भी आपस में कोऑर्डिनेट करना ही पड़ता है। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, इनके साथ भी कोऑर्डिनेशन के साथ में अपना काम करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है बेटा, तो बोला गया है कि अगर फंक्शनल डिफरेंशिएट भी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उतना ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट में तो कोऑर्डिनेट करते ही करते हैं, बल्कि बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको आपस में भी कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करना पड़ता है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, इसका इंपॉर्टेंस क्या आता है, स्पेशलाइजेशन। अभी स्पेशलाइजेशन क्या होता है बेटा? स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना, बड़ी बड़ी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, तो टाइम टू टाइम जब वो काम करते रहते हैं, एक ही काम को 10 साल 15 साल से बार बार एक ही काम करते जाते हैं, तो उनको काम करने के अंदर काम में उनके स्पेशलाइजेशन आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक परफेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है कि वो काम को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर मैक्सिमम लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो होते हैं वो एक दूसरे वो बहुत ज़्यादा
स्पेशलाइज या हाई डिग्री स्पेशलाइजेशन उनके पास में होती है, वो एक तरीके से अपने काम में पूरी तरह से एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो ऐसे एक्सपर्ट एक नहीं बहुत सारे मिलेंगे, तो हर एक एक्सपर्ट जो होगा या हर एक स्पेशलाइज्ड जो वर्कर होता है वो यही सोच के चलता है कि वो वेल क्वालिफाइड है, ठीक है, और वो जो डिसीज़न लेगा वो हमेशा राइट डिसीज़न लेगा। लेकिन ऐसे जब ऐसे 100 व्यक्ति एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और सब अपनी अपनी चलाएंगे और अपने अपने डिसीज़न को लेकर के चलेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती और अपने मेन ऑब्जेक्टिव को कभी भी नहीं अचीव कर सकती है और वो ऑर्गेनाइजेशन ढंग से चल भी नहीं पाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, अच्छे अच्छे वर्कर्स होते हैं, सब में काम करने की बहुत अच्छी एबिलिटी होती है, वेल क्वालिफाइड होते हैं, जो अपने आप को बहुत राइट समझते हैं, ऐसे लोगों के बीच में भी बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। उनको कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा उनका अच्छे से करना पड़ता है कि वो स्पेशलाइज अलग अलग जो व्यक्ति है वो आपस में मिल करके और अच्छे से काम कर सके, जिससे उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुए बगैर उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से चला सकें, अच्छे से उसका मेन ऑब्जेक्टिव या गोल जो है उसको अचीव कर सकें और खुद के भी बेनिफिट्स कमा सकें, ठीक है। तो बात की थी हमने कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस की, तो 3 इंपॉर्टेंस होते हैं कोऑर्डिनेशन के, फिर से बता रही हूँ। ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की उतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ते चले जाते हैं। फंक्शनल डिफरेंशिएट में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट जो डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिए जाते हैं उनको अपने डिपार्टमेंट में तो कोऑर्डिनेट करना ही होता है, बल्कि साथ में आपस में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सबको भी आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और कोऑर्डिनेशन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है जितने ज़्यादा डिपार्टमेंट हो जाते हैं, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव तो ऑर्गेनाइजेशन का एक ही है, वो सबको मिलके अचीव करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट पढ़ा हमने स्पेशलाइजेशन की, जिन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज वर्कर्स हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि सब अपने आप में परफेक्ट होते हैं और अपने आप को राइट डिसीजन मेकर मानते हैं कि जो उसने डिसीजन लिया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना हो तो वो लोग मिलके एक दूसरे के साथ कभी भी काम नहीं कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन जो है कभी भी अच्छे से चल नहीं पाएगी, प्रॉफिट नहीं बना पाएगी, ठीक है। तो ये तो थे इंपॉर्टेंस इसकी। एक और टॉपिक पे आते हैं इसके, कोऑर्डिनेशन जो होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हमारा कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये कोऑर्डिनेशन का आपका लास्ट टॉपिक है बेटा, ठीक है। बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का सार होता है। मैनेजमेंट मीन्स प्रबंध, हिंदी में बात करें तो बोला गया है कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रबंध का सार होता है। प्रबंध का सार होता है कि मतलब अगर कोऑर्डिनेशन ना हो इस मैनेजमेंट के अंदर तो ये मैनेजमेंट किसी काम का रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसके ऊपर आपका 4 मार्क में क्वेश्चन बन भी सकता है कि कोऑर्डिनेशन पूछा जा सकता है आपके, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है तो किस तरीके से एक्सप्लेन करके बताइए। तो यस, हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। कैसे? अगर मैनेजमेंट में हमारा कोऑर्डिनेशन ही ना हो, कोऑर्डिनेशन के साथ ना काम किया जाए तो कभी भी मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं हो पाता और जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। कैसे कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है, कोऑर्डिनेशन जो है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका, कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत जो होती है मैनेजमेंट में, उसके सारे फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। कोऑर्डिनेशन समन्वय मतलब तालमेल की ज़रूरत होती है मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन के अंदर। मैनेजमेंट के फंक्शन जैसे आपको पता ही है कि मैनेजमेंट जो है एक तरीके से खाली मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, मैनेजमेंट की एक पूरी प्रोसेस होती है, स्टेप्स होते हैं इसके, इसमें प्लानिंग भी आती है। ये सारे फंक्शंस है इसके मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट में प्लानिंग की जाती है पहले, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की जाएगी, स्टाफिंग की जाती है, डायरेक्टिंग की जाती है एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। ये सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, आपको पता ही है, ठीक है। तो बोला गया कि कोऑर्डिनेशन की हर लेवल पे ज़रूरत होती है, हर फंक्शन पे ज़रूरत होती है मैनेजमेंट के। अगर मैनेजर जो है प्लानिंग कर रहा है तो भी उसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, पूरा अच्छे से एफर्ट्स को, पूरी चीज़ों को सोच समझ कर कोऑर्डिनेट करके ही वो प्लान कर सकता है, ठीक है। तो प्लानिंग के लिए भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्गेनाइजिंग, जो उसने प्लान किया बिज़नेस के लिए, उसके लिए जो भी ऑर्गेनाइज चीज़ें कर रहा है उसके लिए भी उसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तालमेल के हिसाब से, समन्वय के हिसाब से ही, कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएगा वो। जो स्टाफिंग करेंगे तो भी उसको
कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर स्टाफिंग की जा रही है, स्टाफिंग मीन्स स्टाफ को अपॉइंट किया जा रहा है, जो भी ज़रूरत है हमें, क्लरिकल पोस्ट है या अकाउंटेंट पोस्ट है या वर्कर पोस्ट है, किसी पे भी आप स्टाफिंग कर रहे हैं तो भी हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्टिंग के लिए भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। एंड लास्ट इज़ कंट्रोलिंग, जो बिज़नेस है उसको कंट्रोल करने के लिए कि जो जो चीज़ें की गई हैं वो ठीक से हैं कि नहीं, तो कंट्रोलिंग में भी हमेशा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए बोला गया है कि मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं उन सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। अगर कोऑर्डिनेशन इन सारे फंक्शंस में नहीं है तो मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड कैसे बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, ऑल द लेवल्स। लेवल कौन से हम पढ़ चुके हैं, 3 लेवल पढ़ चुके थे हम लोग। टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड पढ़ा था हमने मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और थर्ड पढ़ा था हमने लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो बोला है कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो हर एक लेवल के मैनेजमेंट के लिए ज़रूरत होती है। चाहे वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है तो टॉप लेवल का मैनेजमेंट के लिए कैसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी कि टॉप लेवल जो होता है जितनी भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, जितने भी गोल्स या जितनी भी चीज़ें बनाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि किस लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है या उसकी एक्टिविटी के लिए जितनी भी चीज़ें बनाते हैं टॉप लेवल, उस सब में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है अपने स्टाफ के साथ में। अपने लोअर लेवल के जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं मिडिल लेवल के, उनके साथ में तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत टॉप लेवल पे भी होती है, मिडिल लेवल पे भी होती है। मिडिल लेवल पे कैसे होती है कि कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट मिडिल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट के जितने भी एक्टिविटीज़ होती है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ही चलाया जाता है, अदरवाइज़ मेन ऑब्जेक्टिव से कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड लोअर लेवल जो हमने पढ़ा था, लोअर लेवल में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। लोअर लेवल पे कौन आते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनका ऊपर जो हेड होता है वो लोअर लेवल का मैनेजमेंट हेड कहलाता है, सुपरिटेंडेंट और जो भी हम बात कर चुके थे। ठीक है, तो वो उसमें भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है कि अपने वर्कर को साथ में सही से काम पे लगा करके और वो काम कर सके। तो कहने का मतलब कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत जो होती है मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल, टॉप लेवल पे भी ज़रूरत होती है, मिडिल लेवल पे भी ज़रूरत होती है और लोअर लेवल पे भी ज़रूरत होती है। अगर कोऑर्डिनेशन इन सब के साथ में नहीं है तो इतने बेहतर रिजल्ट नहीं आएगी, मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, थर्ड लास्ट इज कोऑर्डिनेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। पहले इसको जो हम 5 फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग, जो भी है ये सब पढ़ रहे थे, तो हम पहले ये भी पढ़ते थे कि जो कोऑर्डिनेशन है इसको हम मैनेजमेंट का 6 फंक्शन मान करके चलते थे। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत जो होती है ये हर जगह पर होती है, हर चीज़ में ज़रूरत होती है इसकी, इसलिए इसको एसेंस माना हुआ है। तो बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हर एक लेवल पे। अगर किसी भी काम में से कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट में से अगर हम कोऑर्डिनेशन हटा दें, ठीक है, किसी भी लेवल से कोऑर्डिनेशन हटा दें तो रिजल्ट्स ऑलवेज इक्वल टू बहुत अच्छे नहीं आते, फेलियर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा उतनी ही ज़्यादा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएगी, लॉन्ग पीरियड तक रह पाएगी और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स ले पाएगी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि कोऑर्डिनेशन जो है मैनेजमेंट का सार होता है, प्रबंध का सार होता है, कि इसके बगैर प्रबंध अधूरा होता है। ठीक है, तो 3 लेवल पे हमने इसकी टेस्टिंग की और ये राइट है कि यस कोऑर्डिनेशन जो है इट इज़ अ एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, थैंक यू।